देखो, हम लोगों ने अभी तक फर्म के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म में दो अप्रोच देखा। एक हम लोगों ने देखा कि फर्म का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, जस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और दूसरा हमने देखा कि फर्म का उद्देश्य लाभ को नहीं बल्कि दीर्घकाल में अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करना, अर्थात लाभ अधिकतम करने का मॉडल, और दूसरा सेल्स को मैक्सिमाइज करने का मॉडल, बोमोल का, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मॉडल। अर्थात यह अप्रोच यह मानता है कि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं, बिक्री को अधिकतम करना नहीं, बल्कि संतुष्टि को अधिकतम करना होता है, जस्ट टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, यानी उपयोगिता पर फोकस करता है। इस सिद्धांत की व्याख्या बेंजामिन हिगिंस ने, मेल्विन रेडर ने, टी सैटवर्स्की ने लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य के बजाय तुष्टि गुण अधिकतम करने पर बल दिया। बिल्कुल साफ साफ ये नोट्स की तरह लिखा हुआ है। आप जब इसको सुनिएगा तो ध्यान से देखिएगा भी, कोशिश करिएगा उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख भी लीजिएगा। जानबूझ करके आपके इस पूरी रिकॉर्डिंग में वो नोट्स का मैटर डाल देते हैं, इसलिए कि अगर पढ़ करके सुना भी देंगे तो थोड़ा बहुत अगर उसमें नहीं भी क्लियर होगा, मान लीजिए कहीं हो सकता है कि फ़ोटो की वजह से कहीं ओवरलैप कर रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जब सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और हमको क्या लिखना चाहिए। वैसे भी जब आप ब्लैक बोर्ड पर समझ लेते हैं तो आपकी समझ में तो आ ही जाएगा कि क्या है। ये हो सकता है कि वह भले न समझे जो इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख रहा है, लेकिन चूँकि ब्लैक बोर्ड भी रिकॉर्ड होता है तो हो सकता है कि वह भी समझ जाए कि क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भौतिक वस्तुओं का मतलब कार्य से है। बातें बहुत स्पष्ट आप जानते रहिए कि मटेरियल, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या उनकी बात करते हैं जो अभौतिक हैं। भौतिक का मतलब सीधे सीधे जो आपकी वस्तुएं माया से संबंधित हैं, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, रुपया, पैसा, ये सब क्या हैं? भौतिक हैं। और अभौतिक का मतलब जिनका संबंध यह एहसास से ज़्यादा है, जैसे ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठा है, परोपकार है, संतुष्टि है, दया है, सुख है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये अभौतिक हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कह रहा है कि भौतिक का मतलब कार्य से है और तथा अवकाश अभौतिक वस्तु है। अवकाश माने आराम। अवकाश माने क्या? आराम। तो आराम का संबंध अभौतिक से है और कार्य का संबंध भौतिक से। बहुत संक्षेप में स्पष्ट कर दिया, वैसे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या भौतिक है, क्या अभौतिक है। तो जिसे हिग्स ने शांत जीवन, क्वाइट लाइफ कहा। आराम को क्या कहा? शांत जीवन, क्वाइट लाइफ कहा। दोनों से प्राप्त तुष्टि गुण शामिल है। अब हम इस संतुलन में हमें कुछ आराम से उपयोगिता मिलती है और कुछ कार्य से उपयोगिता। जैसे हमने देखा इसके पहले इंडिफरेंस कर्व में हम दो वस्तु लेते थे, एक्स और वाई। तो यहाँ भी तुम समझ लो कि कार्य एक्स वस्तु है और आराम वाई वस्तु है। तो जहाँ हमने एक्स और वाई के बीच में वह संतुलन देखा था जो अधिकतम संतुष्टि हमको प्रदान करते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि कार्य और आराम के बीच कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, यानी कितना आराम कितना कार्य। इससे तो आप भी सहमत है कि केवल आराम से भी सुख नहीं मिल सकता और केवल कार्य से भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमको एक इसीलिए कहते हैं कि वैसे भी लाइफ में सफलता की परिभाषा कुछ पाने या न पाने से नहीं होती है, बल्कि सफलता की परिभाषा एक बैलेंस बनाने से होती है कि आप कितना लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं। जैसे कार्य और आराम में दिन रात कार्य करके भी आप सफल नहीं हो सकते। दिन रात कार्य करके आप बीमार हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, तो कोई सुख नहीं है।
दिन रात अगर आप सोते रहें तब भी जीवन में कुछ नहीं मिलना है, तो पूरा सोना भी ठीक नहीं है और पूरा तो कितना ठीक है फिर? ये कितना ही पता करना आपके विवेकशील होने का लक्षण है। यही जानना वास्तव में आपके जीवन की सफलता है। कहते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पक्षी को इतना जोर से मत पकड़िए कि मर जाए। जैसे कस के पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और इतना धीरे से मत पकड़ो कि उड़ जाए। तो कितना पकड़ना है, यही जानना वास्तव में विवेकपूर्ण होने का लक्षण है। यह बात संबंधों पर भी लागू है। कहते हैं कि जहाँ बहुत मिठास होती है वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि संबंधों की भी एक लिमिट होती है हर किसी के साथ। आप किसी से बहुत ज़्यादा अगर जुड़ेंगे तो भी गड़बड़ है, और बहुत कम जुड़ेंगे तब भी गड़बड़ है। तो कितना जुड़ें? किसी से, भाई से, बहन से, पत्नी से, प्रेमिका से, दोस्त से, टीचर से, माँ से, बाप से, सबसे जुड़ने की एक सीमा है। यानी ये कह सकते हैं कि हर रिश्ते का एक सम्मान है। उसको आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए कभी भी। न बहुत ज़्यादा ठीक है, न बहुत कम ठीक है। तो वैसे ही कार्य और आराम के बीच का जो, यानी हर जगह देखिए आपको बैलेंस ही बनाना है। अगर आप खूब गहराई से विचार करें तो आप क्या पाएंगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बैलेंस बनाना। इसीलिए कहा जाता है कि सफल वह व्यक्ति है जो कोऑर्डिनेट कर लेता है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जैसे तुमको एक एग्जाम्पल बताएं, मान लो तुमको हम पढ़ाते हैं, हम दिन रात मेहनत करके बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरा कोई जवाब नहीं। जैसा कल प्राचार्य ने कहा मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दे दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद मैं अपना घर नहीं मैनेज कर पाया और मेरा बेटा लाइफ में असफल हो गया, तो मेरी यह सफलता क्या हो जाएगी? बेकार हो गई ना। तो हम अगर यहाँ इतने सफल हैं तो तब सफल माने जाएंगे जब मेरा बेटा कम से कम मुझसे बेहतर तो पक्का हो जाए। अगर मुझसे अच्छा नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से यह मेरा फेलियर है। इसके साथ साथ अगर मेरे शायद रिश्तेदार मुझसे नाराज हैं, मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, अब वो मुझे किसी भी अर्थ का नहीं समझते हैं, तब भी मेरी लाइफ क्या हो गई? बेकार है भाई ना। बीवी बिल्कुल मुझे तलाक देने वाला मादा है कि तो किसी काम का नहीं है आदमी, तब हमारी यह उपलब्धि किस काम की है? इस उपलब्धि का तभी मतलब है जब यहाँ भी मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिले, मेरे घर में भी मुझे बेस्ट इंडिविजुअल होने का अवार्ड मिले। पत्नी के लिए मैं बेस्ट पति हूँ, बेटे के लिए बेस्ट बाप हूँ, बेटी के लिए बेस्ट बाप हूँ, रिश्तेदारों के लिए अच्छा रिश्तेदार हूँ, समाज के लिए एक अच्छा इंसान हूँ। जहाँ खड़ा हो जाऊँ समाज को ये लगे कि अब कुछ मिलेगा ही, मेरा कुछ जाएगा नहीं। यदि ऐसा है देन यू विल बी ट्रीटेड एज ए सक्सेसफुल मैन। और ये तभी संभव है, इसका मतलब कि जो मस्ट हैव कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट योर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वट एवर आर अलॉटेड इन द सोसाइटी। किसी एक में बहुत अच्छा होकर के आप बहुत अच्छी IAS होकर के अच्छी महिला नहीं हो सकती। बहुत अच्छी IAS साथ आपको बहुत अच्छी बीवी भी बनना पड़ेगा, बहुत अच्छी माँ भी बनना पड़ेगा, बहुत अच्छी बहू भी बनना पड़ेगा, बहुत अच्छी समाज के लिए महिला भी बनना पड़ेगा। तब जाकर के कहा जाएगा कि आपका जीवन कैसा है? सफल है। तो सफलता इतना आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत सारी अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, मेरा बहुत जोर से मन करता है ठेले पर फुल्की खा लो, लेकिन 32 साल में जौनपुर में कभी नहीं खाया। बहुत जोर से मन करता है सिनेमा देख लूँ लेकिन जौनपुर में सिनेमा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो आखिर कुछ पाने के लिए आपको कुछ न कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी और हर चीज़ की दुनिया में कीमत होती है, ये जान। कुछ भी यहाँ मुफ्त में मिलता नहीं है। यू विल हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए कार्य और आराम भी एक तरह से बैलेंस की बात करता है, कितना काम करें और कितना आराम करें। ठीक है, तो लाभ का अधिकतम होना कतई इस बात का सूचक नहीं है कि उपयोगिता भी अधिकतम है। ये तो एकदम बिल्कुल देखिए
ये लाइन ही एकदम बिल्कुल डिस्प्यूट वाली है। आपको चाहे जितना लाभ होता हो वो आपको सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि सुख तो लाभ में है ही नहीं। सुख कहाँ है? वो स्टेट ऑफ माइंड है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको अगर आपके पास 99 रुपया है और आप उसे 100 करने के लिए दिन रात बेचैन हैं, तो आपकी तुलना में वह व्यक्ति ज़्यादा सुखी है जिसके पास 1 रुपया है लेकिन वो 2 रुपया नहीं चाहता है, जबकि आपसे वो 99 गुना गरीब है। कितना गरीब है? लेकिन आपसे सुखी कितना ज़्यादा है? 100 गुना ज़्यादा सुखी है। इसका मतलब कि लाभ का सुख से तो कोई तालमेल नहीं है। इसके लिए किसी सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये व्यवहार में दिखता है। ठीक है, किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन उसे कुछ चाहिए भी नहीं, और किसी के पास बहुत सारे गाड़ी बंगला फार्म हाउस दुनिया में सब कुछ है लेकिन उसे अभी और भी बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए, तो वो निश्चित रूप से परेशान है और निश्चित रूप से वो गरीब है। इसलिए जैकब वाइनर कहता है कि रिलेटिव डिप्राइवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसिडर करें तो दुनिया में कोई अमीर ही नहीं है, हर आदमी कैसा है? गरीब है, क्योंकि सबको किसी न किसी से तो कंपैरिजन है। जैसे कोई बहुत बड़ा, अगर हमारे देश का सबसे धनी आदमी है मुकेश अंबानी है, उसको भी बिल गेट्स से कंपटीशन है, तो कहाँ सुखी है वो? वो भी उतना ही परेशान है जितना एकदम गरीब व्यक्ति परेशान है। बस परेशानी का की डिग्री अलग अलग है। वह परेशान होता है 1.5 लाख की चाय पी करके और तुम परेशान होते हो 1 रुपए की चाय पी करके, लेकिन परेशान दोनों बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, यह आपके खुद के, इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना, समझदार होना। आखिर यही सब था, तभी तो गौतम बुद्ध तो राजा के घर पैदा हुए थे ना भाई। जब हम इन सारी बातों पर बात करते हैं जो कह सकते हो कि नॉन मटेरियल हैं, अभौतिक हैं, तब उसमें हम उनका नाम नहीं ले सकते जो आज के तथाकथित साधु संत हैं, क्योंकि ये वास्तव में अपने उसे भौतिक सुख के लिए अभौतिक रास्ते को माध्यम बनाए हुए हैं ईमानदारी से। अगर देखो तो इन्होंने अध्यात्म को माध्यम बना रखा है। सोने के गिलास और सोने के चम्मच से और सोने की थाली में खाने वाला व्यक्ति चाहे जितना आध्यात्मिक हो, संत नहीं हो सकता है ना। तो उन्होंने सोने के चम्मच और सोने की चांदी के गिलास के लिए ही वो अध्यात्म का रास्ता अख्तियार किया है, क्योंकि धर्म से बड़ा अफीम दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होता है। धर्म के नाम पर किसी को भी आप तुरंत बेवकूफ़ बना सकते हैं, जब तक वो समझेगा तब तक आप मालामाल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, होता ही नहीं, देखते हो क्या होगा। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तब हम उनका नाम लेते हैं जो सही में वास्तव में अध्यात्म को समर्पित थे। तब हम गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, तब हम रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं, तब हम महर्षि अरविंदो का नाम लेते हैं, जिनके पास सब कुछ सही में था। महावीर जैन का नाम लेते हैं, जो पूरी रियासत के मालिक थे, राजकुमार थे, राजा के घर पैदा हुए थे, उनको किसी चीज़ की कमी थोड़ी थी। उनको लगा कि ये ठीक नहीं है और यहाँ सुख नहीं है, तो उन लोगों ने जिन्होंने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किया, उन्होंने असली सुख को महसूस किया। तो आध्यात्म का सही में सुख वही जान सकते हैं जिनके पास सब कुछ हो और छोड़ के जाए। तुम्हारे पास कुछ रहे ही ना और तुम कहो हम सब छोड़ के चले आए, क्या छोड़े जरा बताओ तो। जैसे तू क्या छोड़े बताओ, तब ना हम जाने क्या छोड़े। हम सब कुछ छोड़ कर चले आए, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई ना। कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं, तो उसे कबीरदास ने लिखा कि नार मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो जब सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं है, तो अब बता दिए हम सन्यासी हो गए, तो ये बात गलत है। तो इसलिए ये जो कार्य और अवकाश का बैलेंस है, मैंने आपको जानबूझ करके थोड़ा सा खींच दिया, इसलिए कि यह बैलेंस लाइफ का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हर किसी पर लागू होता है। किसी की लाइफ को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट एनालाइज होते हैं। सिर्फ एक किसी पहलू को देख करके किसी को ना आप अच्छा कर सकते हैं और ना एक पहलू देख किसी को आप खराब कर सकते हैं। तो एक पहलू उसका बहुत अच्छा हो और बाकी पहलू बहुत खराब हों, इससे ज़्यादा अच्छा है कि सारे पहलू थोड़े थोड़े अच्छे हों। ठीक, जैसे ठीक है हमको बेस्ट टीचर का अवार्ड ना मिले, हम सिर्फ उतना हो कि बच्चे संतुष्ट हो, हम पढ़ा घर चले जाएं, लेकिन उसके साथ
हमारा बच्चा भी ठीक रहे, हमारा परिवार भी ठीक रहे, हमारा समाज भी ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय हमने सिर्फ एक लक्ष्य को पाने के लिए बाकी सबको क्या किया, दांव पर लगा दिया। इसीलिए जब कभी आप अपने स्वार्थ में, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में, अपने खुद के कैरियर के किसी टारगेटेड पॉइंट को पाने में, जब आप सबको छोड़ते चले जाते हैं, रिश्तों को, नातों को, सगे संबंधियों को, और सबको छोड़ के जब आप अपने करियर के चरम पर पहुंचते हैं और जिस दिन बहुत खुश होते हैं कि आज तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, और उस दिन जब आप उसको बांटने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं दिखता है, आप अकेले खड़े होते हैं, तो उस समय आप वहीं से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि सुख तभी है जब उसे कोई अपने साथ बांटने वाला हो। जब कोई नहीं बचा तो किसको बताओगे? कमरा बंद करके तुमको 20 लाख दे दिया जाए, क्या करोगे? इमेजिन करो केवल कि उसका क्या होगा अगर तुमको कमरा बंद करके उस कमरे में अकेले करके तुम्हें 20 लाख रुपया दे दिया जाए, या 20 करोड़ दे दिया जाए, या 20,000 करोड़ दे दिया जाए। सर पीट पीट करके वहीं आत्महत्या कर लोगे। जब तक बताने वाला कोई नहीं होता है, किसी को बताने में ही सुख मिलता है, और जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, और बताने में भी किसको सुख मिलता है? सड़क पर किसी आम आदमी को नहीं, जो तुमको जानता है, जो तुम्हारा है, उसी को, समझे? और इसका आपको व्यवहारिक लाइफ में अनुभव तब होता है जब आप कभी उसी से गुजरते हैं। हम लोग, बेटा मेरा हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद इंटर के बीच में उसको लेकर के हम मई जून में बनारस चले गए कोचिंग ज्वाइन कराने के लिए, कि इंटर बनारस से पढ़ेगा और वहीं कोचिंग करेगा। संयोग से वहाँ उसका एडमिशन हो गया और अप्रैल मई से ही वहाँ कोचिंग की क्लास चलने लगी। उसी बीच में हाई स्कूल का रिजल्ट आया। हम लोग बनारस थे। हमको इसलिए हम बता रहे हैं कि ये कितना उदाहरण सूट करता है इस बात पर कि आपकी खुशी का, आपकी सफलता का कोई मायने नहीं अगर आपके बीच में कोई अपना नहीं है। तो हम लोग को बनारस गए, कुल मिला जाके 1 हफ्ता 10 दिन हुआ था, तब तक रिजल्ट आ गया इनका हाई स्कूल का। हाई स्कूल रिजल्ट आया, इनकी सेंट पैट्रिक में दूसरी पोजीशन है। यहाँ से पत्रकारों ने फ़ोन करना शुरू किया हमको कि, और वहाँ मैंने रिजल्ट देख लिया। पूरे बनारस में मैं किसी से नहीं कह सकता था कि मेरा बेटा इतना नंबर पाया। लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ भी है, ताकि जो सामान्य सा कोई काम हो जाए। और 1 घंटे के अंदर अंदर जौनपुर से कम 1000 फ़ोन मेरे पास गया होगा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इसमें जौनपुर में ही होना चाहिए था। और मैं 3-4 बज रहा था, राजश्री से खूब ढेर सारी मिठाई खरीदी मैंने, गाड़ी में भरी, और मैं 8 बजते रात में कहाँ चला आया, जौनपुर चलाया। और जौनपुर दूसरे दिन से कम 1000 लोगों ने मुझे बधाई दी होगी, पत्रकारों ने वार्ता की, फ़ोटो खींचा। तो मुझे लगा कि यार ये इतना, यहाँ इतना है और बनारस में तो कोई नहीं पूछ रहा था। तो ये है आपके लोगों के होने का और ना होने का असर। कभी गलती से भी जीवन में संबंधों को दांव पर लगा करके कोई उपलब्धि पाने का प्रयास नहीं करिएगा, उसका कोई सुख नहीं। तुरंत लगता है कि मेरा पैसा लग रहा है, मेरा समय लग, लोग संबंधों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? माँ बाप तक को लोग साथ रखना क्यों बंद कर दिए हैं? इसीलिए तो कि पैसा लगता है। मैंने आज से 10 साल पहले कहा था, 15 साल पहले मुझे एक जगह बोलने के लिए बुलाया गया। मुझसे पूछा गया कि माँ बाप इस तरह से उपेक्षित हो रहे हैं, बच्चे बहुएं नहीं पूछ रही हैं। हमने कहा उनको आप जिस कारण से आज नहीं पूछा जा रहा है, 15 साल बाद उसी कारण से उनको पूछा जाने लगेगा। तो क्या मतलब? उनका मतलब ये कि बहू को लगता है कि माँ बाप ससुर रहेंगे साथ में तो पैसा मेरा खर्च होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा सास ससुर से और किसी कोई दिक्कत है। माँ बाप तो वैसे भी किसी से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्यार से बोल दो। इतनी बेवकूफ़ जात इस धरती पर पैदा नहीं हुई जितनी बेवकूफ़ माँ बाप होते हैं। आप झूठ मूठ का पूछ दीजिए, पापा कुछ चाहिए, उनको असीम सुख प्राप्त होता है। चाहिए भी होगा तो कहेंगे बेटा कुछ नहीं चाहिए। देखा ही नहीं कभी? तो अगर ऐसी जाति के साथ कोई भेदभाव करे, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करे, तो वो नरक का भागी है। चाहे बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। खास करके हिंदुस्तान के माँ बाप तो ऐसे है ही। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर तो बिल्कुल नहीं है। बाहर तो एकदम बिल्कुल जिम्मेदारी की तरह 14-15 साल तक आपको खिला पिला दिया, इसके बाद आप जाइए, चाहे जहाँ जाइए अपनी व्यवस्था करिए, हमारी जिम्मेदारी
तो उनको अपेक्षा भी नहीं है आपसे। लेकिन हिंदुस्तान के माँ बाप तो बेचारे आपके 3 पीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तो उनको तो अपेक्षा रहेगी कि नहीं। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करिए कि किसी स्वार्थ। और वही हुआ, आज आप देखें तो सारे सास ससुर खूब पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके बच्चे हो गए, अब उनको नौकरी रखने में 15,000 देना पड़ रहा है और माँ बाप फ्री में देख रहे हैं जाकर के। अब बहुओं का सारा ईगो खत्म हो गया है, अब बहुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि बहू नौकरी कैसे करे। अब बच्चा माँ बाप से बढ़िया तो कोई देख नहीं सकता है, कोई दाई नौकरानी ना। तो कितनी गंदगी है। आप अपने स्वार्थ में माँ बाप को छोड़ते हैं और अपने ही स्वार्थ में, और माँ बाप कितने बेवकूफ़ हैं, छोड़ दिया तब भी कोई बात नहीं, और अब आप बुला रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में जा रहे हैं। उनके मन में एक बार भी नहीं आ रहा है कि तुमने अपने स्वार्थ में मुझे छोड़ा था, मुझे नहीं आना चाहिए और मैं नहीं आऊँगा या आऊँगी ना। और सारे आजकल माँ बाप देखिए तो सब बच्चों के साथ है, बहुएं नौकरी कर रही हैं, माँ बाप बच्चा संभाल रहा है। ये वही माँ बाप हैं जिनको 10 साल पहले क्या किया गया था, खराब कह करके छोड़ दिया गया था। तो दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, बहुओं पर आरोप नहीं लगा सकते। लड़के भी उतने ही नालायक हैं, बल्कि लड़के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिम्मेदारी लड़के की है कि वो बैलेंस बनाए। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो लड़के की जिम्मेदारी है कि वो बहू के साथ और माँ के साथ बैलेंस बनाए, पत्नी को प्रेम से समझाए कि मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं और उन्हें कोई भी दुख होना ये कतई ठीक नहीं है और हम उनको छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कोई नहीं मानेगा, आप समझाते नहीं, आप उसे कन्विंस नहीं करते, और आप सिर्फ उसे माध्यम बना करके ईमानदारी से अपने मन की बात पूरी करते हैं। आप खुद नहीं चाहते थे कि माँ बाप रहें, तो आपने कह दिया कि बहू नहीं चाहती। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसको जितना अच्छा आपने स्थापित कर लिया उतना ही आप जीवन में अपने सफल हो जाएंगे और उतना ही सुखी रहेंगे। सफलता का खैर कोई मानदंड ही नहीं है, कैसे कह पाएंगे कि सफल है क्या सफल है। सफलता असफलता तो तब तय होती है जब आप मर जाते हैं और आपकी लाश पड़ी होती है। समाज तय करता है कि आप कैसे थे और कैसे नहीं थे, उसके पहले कुछ नहीं होता है। 70 साल 80 साल तक भी आप बहुत सफल होकर के सफलता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि 82 साल की उम्र में कोई आप पर आरोप लग जाए जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, और 70-80 साल की ज़िंदगी क्या हो जाए, बेकार हो जाए। तो इसलिए किसी भी स्टेज पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जी रहे हैं तब तक ये रिस्क भी बना हुआ है कि ज़िंदगी की सारी कमाई कब ख़त्म हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। बापू आसाराम बापू को आप देखिए, इतने पूज्य थे कि नहीं थे, आखिर इतना लोग उनको सम्मान करते थे नहीं करते थे, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनके साथ यह दुर्घटना होनी थी। तो उनकी लाइफ को आप उसके पहले क्या समझते थे कि देवता के समान थी, लोग इतना सम्मान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे भाई। हाँ, बहुत सारे घरों में उन्हीं की पूजा हो रही थी भगवान की जगह पर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस स्टेज में आकर के इतना बड़ा कलंक उनको लग जाएगा। सही गलत पर हम विचार नहीं करते क्या है क्या नहीं है, हम सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो यह आखिर किसी के भी साथ हो सकता है ना। तो हम अगर उनके साथ हो सकता है तो हम आप कौन से बहुत बड़े संत हैं कि हमारे साथ नहीं हो सकता है, हो ही सकता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए भगवान को सिर्फ इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि वो जितना दिन बिताए सम्मान से बिता ले जाए, बाकी कोई घमंड उमंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन है। हाँ सर, इसमें बताया गया है कि लाभ का जो है संतुष्टि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर अगर लाभ नहीं होता तो दुख तो हो जाता है ना, अगर व्यवहार में देखा जाए तो इससे संबंध स्थापित किया जाए। लाभ नहीं हो रहा है किसी को तो दुख होगा उसको, सबको थोड़ा दुख होगा। ऐसे भी लोग तुमको मिल जाएंगे जो ये समझेंगे भाई चलो जो मेरे अंश में था मिला, जो अंश में नहीं था नहीं मिला, तो क्या करो सर। लेकिन मेजोरिटी आप लोग ये सोचेंगे अगर लाभ नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत सामान्य सा कह सकते हो कि प्रैक्टिकल जीवन की बात है कि लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन लाभ का सीधे संतुष्टि से संबंध नहीं है। डायरेक्ट कोई पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है कि अगर लाभ है तो आप संतुष्ट ही हैं। अरे लाभ आपको 100 रुपये हुआ तो आप 200 के लिए बेचैन हैं, तब भी तो दुखी हैं यार। ठीक है, संतुष्ट होने की भी तो अपनी एक डिग्री है ना। यदि तुमको लाभ कम भी हुआ तो तुम ज़्यादा लाभ के लिए दुखी हो, ज़्यादा भी हो गया तो तुम और ज़्यादा के लिए दुखी हो। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि अब जितना है उतने से आपको
संतुष्टि मिल गई, अब आप ज़्यादा लाभ नहीं चाहते। जैसे मुद्रा कमाना, अभी आगे एक ये भी थियरी है जो आप पूछ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन आगे इस रूप में भी किया है कि अक्सर क्या होता है कि लोग पैसे के लिए पैसा कमाने पर विश्वास करते हैं। जैसे आपने कहा कि लाभ और लाभ, लाभ और लाभ, लाभ लाभ ही चाहते हैं। तो ऐसे में जो आप उनका इंडिफरेंस कर्व होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है और वहाँ वो बताता है कि लाभ अधिकतम होता है, वही उत्पादन करते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में वहाँ बैलेंस बनाते हैं जहाँ लाभ भी मिले और संतुष्टि भी मिले, ठीक है। लेकिन वह बिंदु अधिकतम लाभ का नहीं होता है, उसके पहले का ही होता है। तो अधिकतम लाभ के बिंदु को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपका इंडिफरेंस कर्व वो पैरेलल होगा एक्स अक्ष के, फिर वह वक्राकार नहीं होगा, इसमें बना हुआ है ना, अभी देखिएगा। तो देखो, इसको व्यक्त करने के लिए कैसे आप कार्य और अवकाश के बीच संतुलन की बात करेंगे और कैसे अधिकतम लाभ की बात करेंगे, उसको एक चित्र से इसमें दिखाया गया है। हम चित्र पहले यही वाला बना देते हैं ताकि तुमको समझने में आराम रहे। प्रॉफिट और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, यहाँ कार्य की घंटी या उत्पादन, यही लिख दे तो ठीक रहेगा। OPMC ठीक है, बन गया ना। देखो इसको उधर करते हैं तब समझ में आएगा। दिख रहा है? कलर में क्या थोड़ा सा ठीक है ना, देखिएगा। ये देखो, ये प्रॉफिट यहाँ है और यहाँ उत्पादन है या कार्य की घंटे है। ये डिफरेंस कर्व है IC1, IC2, IC3, जो प्रॉफिट और कार्य की घंटे के बीच उन कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करता है जिनसे उनके समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और ये लाभ का वक्र है, PC क्या है, प्रॉफिट का। अब इस पर आप ध्यान से देखिए, यही वाली व्याख्या आपको सुना देते हैं। IC1, IC2, IC3 कार्य तथा लाभ के ऐसे विभिन्न संयोग को व्यक्त करता है जो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। वो जितना अधिक कार्य करेगा अवकाश उतना ही कम होगा। जाहिर सी बात है कि 24 ही घंटा है तो उसमें जितना काम घंटा बढ़ाएगा अवकाश घंटा क्या होगा, उतना ही कम होगा। उतनी ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी जितना काम करेगा। उत्पादन जितना अधिक होगा उद्यमी की क्रियाओं से उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा।
जाहिर सी बात है, उत्पादन ज़्यादा करेगा तो लाभ ज़्यादा प्राप्त करेगा। पीसी वक्र उद्यमी के कार्य करने पर लाभ को व्यक्त करता है। ये जो पीसी वक्र है क्या बताता है कि अगर उद्यमी काम करता है तो उसको इतना लाभ प्राप्त होगा। पी शून्य उत्पादन अर्थात संपूर्ण अवकाश है। यहाँ इसको लाभ कितना है? शून्य है। इसका मतलब काम भी कितना कर रहा है? शून्य कर रहा है। तो बाकी 24 घंटे क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। इसका मतलब लाभ शून्य है तो उसका आराम अधिकतम है, यही ना? और पीसी जो है यही शुद्ध लाभ है। उत्पादक को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होगी जब पीसी वक्र किसी अनधिमान वक्र को स्पर्श करे। IC2 वक्र पीसी वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। QE कुल शुद्ध लाभ है। ये देखो ई बिंदु, देखो यहाँ इस IC को यह पीसी वक्र स्पर्श कर रहा है और यहाँ ये QE क्या है? ये शुद्ध लाभ है। ठीक है। QE कुल शुद्ध लाभ है। OQ उत्पादन की मात्रा है अर्थात उद्यमी द्वारा की गई क्रिया है अर्थात अवकाश का त्याग है। ये लाइन जरूर ध्यान रखना है कि इतना अगर उत्पादन है तो इसका मतलब कि इतना वह अवकाश का त्याग कर रहा है, तभी तो कार्य कर रहा है ना। तो यह उसको कुल अवकाश का त्याग है। स्पष्ट है कि ई बिंदु पर संतुष्टि अधिकतम है कार्य तथा अवकाश दोनों की दृष्टि से, जबकि कुल लाभ OM मात्रा के उत्पादन पर अधिकतम होगा। अब देखो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि कुल लाभ यहाँ अधिकतम है, देख रहे हैं ना, जबकि वो यहीं पर संतुलन में हो गया। इसका मतलब कि वह अपने संतुलन को फोकस कर रहा है, अपने लाभ को फोकस नहीं कर रहा है। कुल लाभ कहाँ अधिकतम होगा? MT पर। लेकिन यह MT उसको मिलेगा तब जब इंडिफरेंस कर्व कैसा हो? एक्स एक्सिस के समानांतर। इसका मतलब यह है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई थी, यानी जो सामान बढ़ रहा था उसका महत्व घट रहा था, इसीलिए तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई थी जब आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया था, जिस कारण से वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर थी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन थी। अब अगर आप ऐसा बता देते हैं तो इसका मतलब ये कह रहा है, साइटोवस्की का ये कहना है कि ये तब होगा, साइटोवस्की के अनुसार उद्यमकर्ता की मनोवृत्ति मुद्रा के लिए मुद्रा कमाने की होती है, न कि इससे सुख व आराम प्राप्त करने की। जो तुम कह रहे थे कि जो उद्यम करता है वह व्यवसाय इसलिए करता है कि अधिक अधिक रुपया कमाए, इसलिए नहीं करता है उसे सुख मिले या आराम मिले। अगर यह बात सत्य है, अगर इसलिए कह रहे हैं कि भाई कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि जो केवल पैसे के लिए न कमाता हो, किस लिए कमाता हो? सुख के लिए, आराम के लिए कमाता हो। तो अगर ये बात सत्य है तब क्या होगा? इसलिए लाभ को अधिकतम करने की मान्यता अधिक उचित है और यह अधिकतम संतुष्टि भी प्रदान करेगी। वो तुम्हारी बात है कि अगर वह केवल उसके दिमाग में सुख वगैरह है ही नहीं, तो ऐसे में उद्यमी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, और जब उसको लाभ मिल जाएगा तो रिलेटिवली ही विल बी मोर सेटिस्फाइड, तो ज़्यादा संतुष्ट भी होगा। इसलिए फोकस कहाँ होना चाहिए? लाभ को ही अधिकतम करने पर। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि जितनी भी थियरीज हैं सबका कोई ना कोई एंटीथेसिस है और डिपेंड करता है कि वास्तव में उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है। वैसे भी जब हम इकोनॉमिक्स की कोई भी थियरी पढ़ते हैं तो उसमें अन्य बातें समान रहें, इसीलिए अन्य बातें समान रहने लगाते हैं कि जो भी हम कहेंगे तुरंत कोई न कोई तुम काटने के लिए खड़े हो जाओगे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है। क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ माइंड का ही अध्ययन करते हैं, जब हम उपभोक्ता के व्यवहार का, उत्पादक के व्यवहार का या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, तो बिहेवियर एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण संभव
नहीं है। सोच, इच्छा, ज़रूरतें, प्राथमिकताएं हर व्यक्ति की अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय में भी अलग अलग हो जाती है। आप ही कल तक सोच रहे थे कि बैंक में जाएंगे और आप सोच रहे हैं कि अगर पीसीएस हो जाए ज़्यादा अच्छा था। तो आपकी ही प्राथमिकता रोज रोज बदल रही है। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट दूसरी थियरी है। ये हो गया ना, इसको थोड़ा तुम लोग एक बार बना भी लिया करो। एक बार हाथ पैर चल जाएगा तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। सर आपकी क्लास 2 बार वहाँ पे वीडियोस पढ़ने से होते हैं, एक बार आप जो पढ़ा रहे हैं उसको, एक बार मैंने हाँ, तो तभी ठीक रहेगा। 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तभी सही रहेगा। हाँ, एक बार इसको रोक दें क्या, इसको अलग से बता दें, नहीं सभी